अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सोचा वीलॉग्स तो आप देखते हैं, प्रोफाइल इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के पार्लियामेंटेरियंस हैं जो, उनके साथ प्रोफाइल इंटरव्यू के साथ जो हल्की फुल्की गपशप है वो की जाए। इस आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना और इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जनाब अब्दुल माजिद खान साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और हुकूमत के जो टारगेट्स हैं, एजेंडा है, उस पर बात होगी। साथ ही साथ इन दिनों में क्या चल रहा है उस पर भी बातचीत होगी। वेलकम कहूँगा माजिद साहब। आज ज़रा दिलचस्प सा प्रोग्राम है। एक तो सोचा कि आम रूटीन के प्रोग्राम से बाहर निकला जाए, जैसे होते हैं प्रोग्राम्स, थोड़ा सा लाइट मूड की गुफ्तगू भी हो। पहला सवाल ये है आपसे, हुकूमत 25 जुलाई को पार्टी इलेक्शन जीती, उसके बाद कैबिनेट, पहले वज़ारत उज़्मा आई, फिर कैबिनेट आई। कैसा चल रहा है सारा इस वक्त तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, और आपके ये जो नया प्रोग्राम जिसको आज आपने अभी इसका तज़किरा भी किया, उसके ऊपर भी आपका शुक्रिया कि शायद मैं पहला गेस्ट हूँ आपका, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है। गुजारिश मेरी ये है कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात अभी हाल ही में आपने देखा कि ये एपिसोड क्लोज़ हुआ, और उसके बाद जो ट्रांजिशंस थी गवर्नमेंट के अंदर, जो प्री रिक्विजिट्स थे वो मीट किए गए, जिसमें सबसे पहले रिज़र्व सीट्स का इलेक्शन हुआ, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में आया, और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद सदर रियासत, क्योंकि जो प्रीवियस थे मैं मसूद खान, वो अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुके, तो वो हुआ, और बैरिस्टर सुल्तान जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो उसके नतीजे में रियासत के सदर मुंतखब हुए, और उसके बाद काउंसिल के 4 सीटों के ऊपर इंतखाब हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्तरी के साथ 3 सीटें काउंसिल की हासिल की, और उसके बाद फिर कैबिनेट का ट्रांजिशन आया। और आपके सामने आज़ाद कश्मीर की 13वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन था कि आप 16 से ऊपर वज़रा नहीं ले सकते थे, तो जो 16 रुकनी काबीना जिसने हलफ लिया उसने उसके बाद अपना कामकाज शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े तवील अरसे के बाद और रियासत के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, और ये हुकूमत बेसिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विज़न को लेके आज़ाद कश्मीर में एंटर हुई है। अब मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ और कमिटेड हूँ कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं हमसे वो बहुत ज़्यादा हैं, और शायद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्ज़ सियासत रही है उसमें उनका जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टो के अंदर चीज़ थी कि हमने करप्शन के ख़िलाफ़ एक जहाद करना है और उसके ख़िलाफ़ हमने एक जंग लड़नी है। और आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जब से वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ़ लाए, जो दीगर सियासी जमातें थी उनके कायदीन को इन केसेस का सामना करना पड़ रहा है, और आज भी कोई एहतसाब कोर्ट में, कोई नैब कोर्ट में, और कोई किस जगह पर अपनी सफाइयाँ पेश करने में लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लोगों ने जो वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो एहतसाब के नाम पे दिया है, वो खान साहब की उस विजन को देखते हुए दिया है, और लोगों की बड़ी उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब का जो एक तर्ज सियासत है उससे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी वाइटल चेंज सामने आएगी। और अगर हम ये ना ला सके तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कायद के विजन को भी धचका पहुँचेगा और हमारी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, ये जो हर्डल्स आती रही छोटी मोटी, जैसे काबीना को बनाने में भी आपके भी लम्बे चीज़ें, उसके बाद अब जो ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ बिछाड़ है, इस पर भी शोर शराबा है, तो क्या आगे क्या देखते हैं, ये चीज़ें बढ़ेंगी या आहिस्ता आहिस्ता कम होकर रूटीन में आ जाएंगी? देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर क्योंकि माजी के अंदर अगर आप पर्दे हिलाना शुरू करें तो 2 सियासी जमातें या 3 सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार रही हैं जी। सबसे पहले रियासती जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो बरसर इक़्तिदार रही, और ये बहुत से लोग जो आज मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के इस वक्त फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लिबरेशन लीग, तहरीक अमल और ऐसी दीगर जमातों की पैदावार थी। गुजारिश मेरी ये उसके बाद क्योंकि इर्तिकाई अमल अपने अगले उसकी तरफ चलता रहा, तो जो पाकिस्तान नजात सियासी जमातें थीं उनका ज़हूर आज़ाद कश्मीर में ज़हूर पजीर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के नज़रियात को लेके आई,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नज़रियात को लेके आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नज़रियात को लेके आई। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये ज़्यादा हुकूमतों के अंदर इनका रोल रहा है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए बिल्कुल एक नई सियासी जमात है और वो क्योंकि अभी तक उसके मिजाज से उनकी आशनाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत ह्यू एंड क्राई ज़रूर होगा, लेकिन चीज़ों को हमें बैलेंस करना है और बैलेंस करके आगे चलना है। किसी की दिल आज़ारी हमारा मकसूद नहीं है, रियासत की तरक्की हमारा मकसूद है और रियासत की तरक्की में जो कोई हाइल होगा उसको उसके कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने टेक ऑफ नहीं किया और अभी हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कैबिनेट फॉर्म हुई है और जो खान साहब का एक एजेंडा है रियासत की खुशहाली का और ख़ास कर जो इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हमारे जो हिंदुस्तान की जुल्म और बर्बरियत का शिकार लोग हैं और जहाँ इस वक्त आप देखिए कि वहाँ उनको कोई शख्सी आज़ादी नहीं है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं हैं। उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद है इमरान खान साहब से, उनकी गवर्नमेंट से और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी उम्मीद के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें और रियासत के अंदर एक अच्छी गवर्नेंस, एक अच्छी गवर्नमेंट और एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान लेके सामने आए। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ मचाड़ है इसमें क्या टीम को कप्तान ने लिया एतमाद में या आज खुद ही हो गया? शोर है ना, सोशल मीडिया पे भी है, देखिए मीडिया में भी है। ज़बान ज़द-ए-आम जो चीज़ें हैं उनमें शायद हकीकत हो भी और शायद हकीकत ना भी हो। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें मशावरत के अमल के बगैर नहीं चल सकती और आप एक सर्टन लेवल तक मशावरत के अमल के बगैर जा सकते हैं, लेकिन शायद उससे आगे जाने के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इस बारे में गोशगुजार की हैं बातें कि आप मशावरत को अपना शेवा बनाएं और अपने कैबिनेट कोलीग्स को और अपने मेंबरान असेंबली को अपनी मशावरत का हिस्सा बनाएं ताकि हम जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न है, उनका जो मिशन है, उस कहीं किसी जगह पर सैबोटाज ना हो। उससे हमें जो नुकसान होगा वो शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम उस नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हैं। इस वक्त रियासत का बच्चा इस बात के ऊपर बड़ा कन्विंस्ड है कि हम आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। बिलाल साहब, इस वक्त हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी को बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप देखिए तो ये एडहॉक मुलाजमीन का बिल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त आपकी माजी के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद कैपिटल सिटी से गुजरे हैं और अगर आप कैपिटल सिटी की हालत ज़ार देखिए तो आप खून के आंसू रोएंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ करप्शन के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो माजी के विरसे में हमें मिली है, उसको हमने ठीक करना है। ये बड़े शहरों के अंदर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बढ़ती जा रही है, किसी डिपार्टमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बेसलाइन स्टडीज़ नहीं है, कोई इनके सर्वेज नहीं है, कोई विदाउट प्लानिंग इन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स को नातादाद पैसा झोंक दिया और जो प्रोडक्टिव सेक्टर था आपका उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक करना आसान काम नहीं है और फिर ख़ास कर लोगों की जो उम्मीद हमसे वाबस्ता है उसके ऊपर पूरा उतरने इसके लिए ये ज़रूरी है ना कि आप लोग सारे एक पिच पे होंगे तो पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर छोटे छोटे डिफरेंसेस ये सियासत का हुस्न भी है, जमहूरियत का हुस्न भी है। छोटे छोटे डिफरेंसेस होना बड़ी चीज़ों की इस्लाह भी कर देती हैं। मेरी नज़र में ये बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है जो प्रिंसिपल सीट पे बैठे होते हैं कि वो सबको साथ ऑन बोर्ड करें और उनके पीटीआई के अंदर कोई इख्तलाफात वगैरह ग्रुपिंग की बातें चलती हैं, बाहर आपके बिल में होगा, ज़बान ज़द-ए-आम में ये बातें कि इसमें क्या होगा? सारे लोग एक पेज पे हैं खड़े इस वक्त तक या अभी तक की बात बता दें? मेरे हिसाब में सारे लोग इमरान खान साहब के साथ तो खड़े और कोई भी इमरान खान साहब के विजन से, उनकी पॉलिसी से इनहराफ का ना मुतहम्मिल हो सकता है ना मुतहम्मिल है। बाकी मैंने आपसे गुजारिश की कि जमहूरियत के अंदर डिफरेंसेस ना हो तो जमहूरियत जो है वो पनपती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब आपके साथ गलबन वज़ीर भी रहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। इमरान खान साहब ने उनको वज़ारत उज़्मा के मसनद पे बिठा दिया। आप क्या समझते हैं वो डिलीवर कर पाएंगे उस तरह से जिस तरह से
अब ज़रूरत है रियासत को एक जानदार वज़ीर आज़म की, लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो अपनी अभी तो अब तक 1-2 कैबिनेट मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, उनके स्टेप्स भी आपने देखे हैं, आप क्या समझते हैं इस पर? बिलाल साहब, मैं और कयूम नियाज़ी साहब 2006 की असम्बली में कैबिनेट को लीग रहे हैं। उनके पास खुराक का महकमा था और उस वक़्त मेरे पास टेक्निकल एजुकेशन, IT और AKM-IDC के महकमा थे और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ था। तो मैं क्योंकि उसके बाद कयूम नियाज़ी साहब सियासत में तो रहे लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नहीं आ सके, वहाँ से कुछ और लोग मुंतखब होते रहे और एक बड़े तवील अरसे के बाद कयूम नियाज़ी साहब वापस आए और अल्लाह ने उनको ये इज़्ज़त अता की कि वो वज़ीर आज़म रियासत बने। मैं समझता हूँ कि 2006 के पॉलिटिकल डायनामिक्स में और 2021 के पॉलिटिकल डायनामिक्स में एक फसील से ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है। अब चीज़ें बहुत रैपिड उसकी तरफ जा रही हैं और फिर ऊपर वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब हों तो उनका अपनी एक स्पीड है, वो अपने एक तर्ज पे काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कयूम नियाज़ी साहब अपनी टीम की मशावरत के साथ अगर चलेंगे तो उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब भी आप देखें सियासत में किसी ने सोलो फ्लाइट की कोशिश की है, अकेले उड़ान भरने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि उसके नुकसानात का एहतमाल हुआ है। और सियासत में एक बड़ी बुनियादी चीज़ है बिलाल साहब कि आप जब अपने वज़रा पे, अपने मेम्बरान असम्बली पे एतमाद रखेंगे और बैरूनी हल्काजात के ऊपर आपके एतमाद और आपके इन्हिसार कम होंगे तो शायद उसके नताइज बेहतर हों। और जब आपने बैरूनी लोगों पे इन्हिसार बढ़ा दिया या उनके ऊपर इन्हिसार ज़्यादा कर दिया तो उसके नुकसानात भी बड़े जल्दी सामने आ जाते हैं। PTI के अंदर पार्टी क़यादत भी तब्दील हो गई। क़यादत जो सदारत थी वो बैरिस्टर सुल्तान साहब से होती हुई अब चली गई है तनवीर इलियास साहब के पास। आप भी सेक्रेटरी जनरल थे, अब आप वज़ारत की ज़िम्मेदारी के बाद आपको भी ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा। क्या देख रहे हैं आगे पार्टी को इक़्तिदार के निज़ाम से अलग करके क्या क़यादत का वो फ़ैसला जो है उसको ये ठीक तरीके से चला सकेंगे तनवीर इलियास बतौर सदर? चूँकि ये उनका पहला तजुर्बा है, वो किसी पार्टी के आज़ाद कश्मीर में ओहदेदार भी नहीं रहे और डायरेक्टली वो पार्टी के हेड आ गए। क्या समझते हैं वो इस पार्टी को उस तरह से जिस तरह से पहले इसकी बुनियादों को में पानी दिया जाता रहा और आज है कि ये फलदार दरख्त बन चुकी है पार्टी? बिलाल साहब, पार्टी की क़यादत का जो भी फ़ैसला है मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने सोच समझ के किया होगा और मैं पार्टी के किसी फ़ैसले से ना इनहराफ का मुतहम्मल हूँ और ना इनहराफ करना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि हमने जिस वक़्त मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी पार्टी ने एक ज़िम्मेदारी सौंपी तो मैं अल्लाह पाक का करोड़हा अरबहा खरबहा शुक्र इस पर अदा करता हूँ कि हमने आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट बना के दे दी। बतौर जनरल सेक्रेटरी जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने पूरी कोशिश की कि पार्टी के हर कारकुन के साथ अपना एक रिश्ता, अपना एक लिएज़ॉन बरकरार रखूं ताकि वो ये महसूस करे कि उसका सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद फ़ख्र से ऊंचा होगा ना कि नीचा होगा। और हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, तनदही के साथ और ऑनेस्टी के साथ इमरान खान साहब के नाम को, उनके शिमला को हमने ऊंचा करने में अपना किरदार अदा किया, जिसका नतीजा आपको 2021 के इलेक्शन में मिला और पार्टी को एक वास्ट मेजॉरिटी मिली और उन्होंने असम्बली के अंदर और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। अब पार्टी ने महसूस किया कि ये ज़िम्मेदारी किसी और के कंधों पर डाली जाए, तो हम उम्मीद करते हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके लिए हैं कि वो कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन एक बात कि जिस वक्त आप अपोजिशन में होते हैं तो पार्टी उस वक्त एक टेस्ट केस होता है और उस वक्त जब जो लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं और अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन शो करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कठिन वक्त होता है और वो उस वक्त के में जब आपको परखा जाता है तो वो कुंदन होता है, वो सोना होता है। लेकिन जिस वक्त आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त सिचुएशन तो आपके अपने कंट्रोल में होती है और पार्टी का जो भी प्रेसिडेंट, चाहे तनवीर इलियास साहब बने या किसी और को पार्टी नॉमिनेट करती है, मैं समझता हूँ कि हमें पार्टी के फ़ैसले को ऑन करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और मैं उनको दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात उनके लिए रखता हूँ कि वो अपनी इस कायदाना सलाहियतों को बुरुकार ला के पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे। जो लोग इस वक्त पार्टी से नाला हैं, ठीक है, अच्छा, लोग नाला हैं माजिद खान साहब, लोग नाला हैं पार्टी से, इलेक्टेबल्स भी हैं, उनमें वज़रा भी हैं, तनवीर इलियास भी हैं। इनको कैसे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जा सकता है और अगर ना किया गया तो ये क्या हो जाएगा पार्टी के साथ?
देखें, पार्टी की सदारत एक बड़े ऑनर की बात होती है और बड़ा सुपीरियर ओहदा होता है। पार्टी की जो सबसे बड़ी सीट होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। अब तनवीर इलियास को ये एक मौका अल्लाह ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर अपनी दानिशमंदी के साथ बेहतर फैसले करके सामने आएंगे और क़यादत को भी मायूस नहीं करेंगे और क़यादत की जो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता उस पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जो क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, लामहला अब उनके साथ एक बड़ी हैवी कैबिनेट में बड़े हैवी लोग आ गए। पार्टी प्रेसिडेंट उनकी काबीना का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि उनके लिए शायद बड़ा आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी है। एक तरफ उनके राइट या लेफ़्ट पे पार्टी का सदर बतौर सीनियर मिनिस्टर बैठे होंगे और दूसरी तरफ ख़ुद वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पे बैठे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको पॉजिटिव जेस्चर मिले तो शायद उनके लिए फ़ैसले करना ज़्यादा आसान हो जाए और अगर वो किसी और जेस्चर मिले तो शायद पार्टी का प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके मुफाद तो पार्टी के साथ वाबस्ता है, तो ये थोड़ा सा अब इसको क़य्यूम नियाज़ी साहब को भी और तनवीर इलियास साहब को भी मेरी नज़र में दानिशमंदाना फ़ैसले करने पड़ेंगे। जी, अब्दुल माजिद खान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इसके अब छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आके बड़ा अहम महकमे आज़ाद कश्मीर के माजिद खान साहब को दिए गए हैं, उस पर क्या स्ट्रेटजी है, कैसे चलेंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, वेलकम बैक। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में, ट्रैवलिंग कर रहे हैं अब्दुल माजिद खान साहब के साथ। वज़ीर ख़ज़ाना और इनलैंड रेवेन्यू है, आपके पास ही महकमा है। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहा था कि ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी, माजिद खान साहब से ये जानेंगे कि बड़ा अहम महकमा जात इनको मिल गए हैं और उन महकमा जात के अंदर जो ज़िम्मेदारियाँ भी खासी हैं, तो कैसे चलाएंगे। माजिद खान साहब, ख़ज़ाना तो चले बड़ा महकमा है, लेकिन इनलैंड रेवेन्यू भी बहुत बड़ा महकमा है। रियासत के अंदर जो टैक्स कलेक्शन की सारी ज़िम्मेदारी है वो इस महकमे के ऊपर आयद होती है और ये महकमा आपको मिल गया है। इस पर क्या स्ट्रेटजी है, एक। और दूसरा सवाल ये है कि इसमें जो टेक्निकल लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो चेयरमैन CBR हैं वो नॉन टेक्निकल बंदे आयद कर दी, लगा दिए वहाँ पे। इसी तरह जो अभी गवर्नमेंट ने आपके सेक्रेटरी लगाए हैं वो भी इस शोबे से मुतल्लिका नहीं हैं। तो क्या जब लोग मुतल्लिका नहीं होंगे तो जो टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे करेंगे और जो काम करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। गुजारिश मेरी बिलाल साहब ऐसे है कि ये बड़े टेक्निकल से महकमे और माजी के अंदर जो सबसे बड़ा लकूना रह गया था कि जो IRD है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा गैर सियासी फ़ैसला था, क्योंकि महकमा मालियात के बगैर IRD डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो आखिर में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं और फाइनेंस ही उनकी बजटिंग करता है। अब मेरी गुजारिश ये है कि माजी के अंदर जब 19/5/2020 को एक एक्ट के ज़रिए CBR का क़याम अमल में लाया गया, तो उस CBR के एक्ट के ऊपर और उसकी एक्ट की रूह के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हुए। ख़ुद टारगेट्स सेट किए गए, जो टारगेट सेट करना एक्ट के मुताबिक पॉलिसी बोर्ड का काम था। पॉलिसी बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वो आपको फिजिकल पॉलिसी भी दे और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी दे, लेकिन माजी की हुकूमत ने एक भी सिंगल इजलास नहीं बुलाया और मैं समझता हूँ कि ये उस कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है जो असम्बली ने पास किया। और उसकी सेक्शन 6 का सब सेक्शन 4 है कि ये जिम्मेदारी है चेयरमैन CBR जो सेक्रेटरी बोर्ड भी हैं कि वो फौरी तौर पे पॉलिसी बोर्ड का इजलास बुलाएं और पॉलिसी बोर्ड से फिजिकल टारगेट्स लें और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लें और उसके मुताबिक फिर जो CBR का बोर्ड है वो उसके ऊपर अमल दरामद करे। हमने ये सारी चीज़ों को ठीक करना है। हमने इसमें टैक्स रिफॉर्म्स लानी है। कैसे को हमें एनहांस करना है। सारी टीम के साथ ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सबसे पहले आते साथ आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले मैंने ट्रेडर्स से मुलाकात की मुजफ्फराबाद के अंदर और अभी मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के ट्रेडर्स से मिलने जा रहा हूँ। उनकी एक डिमांड मेरे सामने आई कि हमें मैनुअल और कंप्यूटराइज टैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने उसी दिन एक ऑर्डर किया और रियासत के अंदर मैंने टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया और मैंने ये बात उनको कही कि आप इनको मार्केट प्लेसेस पे ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा ट्रेडर्स हों वहाँ पर खोलें
ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन कबल पूरे रियासत के अंदर टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर्स का मैंने कहा और वो खुल गए और लोगों को उसकी सहूलत मैसर आना शुरू होगी। इसी तरह और बहुत सी रिफॉर्म्स हैं, कोई टारगेटिंग हमने सेट करनी है, कोई हमने इसको देखना है, क्योंकि ये हमारा बेसिक रेवेन्यू है और इसी से गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू आएगा वो बेस करती है आपकी डेवलपमेंट के ऊपर और फिर वो बेस करती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़बान ज़द-ए-आम भी बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी, बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि इस किस्म की चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, ये नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। और हम जब रियासत के किसी एक अहम डिपार्टमेंट के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे और प्रजम्पशंस पे बेस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे ख़राबी का एहतमाल है और ख़राबी का एहतमाल कभी भी हुकूमतों को आगे नहीं जाने देता। इसका कला कमा करना है और हमने इसके अंदर पॉलिसीज़ लानी है। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है बिलाल साहब कि जब तक हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं लाएंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर और हम डिपार्टमेंट्स को इस बात पे पाबंद नहीं करेंगे कि आप अपनी कोई प्लान हमारे सामने लेके आए, इधर वो 2 साल का है, इधर वो 3 साल का है, इधर वो 5 साल का प्लान है। आप जो सबसे बड़ा नुकसान आपको माजी में बर्दाश्त करना पड़ा कि किसी डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। आपने एक बड़ा क्या वजह ये नहीं समझते आपके नॉन टेक्निकल लोग? नहीं, नॉन टेक्निकल इज डेफिनेटली एक एलिमेंट है, लेकिन आप एक बड़े डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक के बाद 2005 के आपको जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके पास सारी बेसलाइन स्टडीज़ होनी चाहिए। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि वो सारी की सारी बेसलाइन स्टडीज़ आगे किसी जगह सामने नज़र नहीं आ रही। महकमे विदाउट प्लानिंग काम कर रहे हैं। माजी की हुकूमत ने एक ही चीज़ को फोकस किया कि कैसे पैसा लोकल गवर्नमेंट में डाला जाए, कैसे पैसा रोड स्ट्रक्चर में डाला जाए और उनको वो यूटिलाइज करें। आप अपनी इस्लाहत कैसे लाएंगे मुझे ये बता दें। इनलैंड रेवेन्यू में आप टेक्निकल लोग लेके आएंगे या जो चल रहे हैं इन्हीं को चलाएंगे? देखिए, महकमों के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा किसी से कोई पर्सनल ग्रज है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त है, लेकिन हम इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म को लेके आएंगे और बदरजा अतम लेके आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स इंक्रीज़ करें। हमारी कोशिश होगी कि इसके अंदर एक क्लीन सिस्टम लेके आएँ, मेरिट लेके आएँ, रिफॉर्म्स लेके आएँ, ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि पीटीआई से लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो जो FPR है इस वक्त यही एक सबसे बड़ा हमारे जो मुखालफीन हैं वो हम पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि हमने टैक्स को बहुत इजाफा कर दिया है। हमने लोगों के एस्पिरेशंस को भी सामने रखना है, इमरान खान की पॉलिसीज़ को भी सामने रखना है, हमने गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को भी सामने रखना है। ये 3 चीज़ें जब मिलेंगी तो आप रिफॉर्म्स लाने में कामयाब होंगे और उसके रिजल्ट्स आपको अगले 6 से 8 माह के अंदर नज़र आना शुरू होंगे। जी, यहाँ पे शार्ट सी ब्रेक लूँगा। माजिद खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा। You are watching Opinion HD. जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम का सिलसिला गुफ्तगू का जारी है। अब हम माजिद खान साहब के साथ काफ़ी पीने आ गए तो सोचा यहाँ से प्रोग्राम का जो इख्तितामी सेशन है उसको यहीं से शुरू किया जाए, यहीं पे ख़त्म किया जाए। तो माजिद खान साहब, फाइनेंस की मिनिस्ट्री पे बात नहीं हुई थी, बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, इसमें क्या मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए बिलाल साहब, माजी के अंदर जितना भी मालियात के अंदर एक्सपेंडिचर होता रहा वो एक्सपेंडिचर जो था वो उसके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं थी, वो एक्सपेंडिचर बेस्ड एक्सपेंडिचर था। अब हम उसको थोड़ा सा अच्छा करने की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हम इसके अंदर रिफॉर्म्स बहुत लेके आ रहे हैं, अभी हमने पेंशनर्स के पेंशन कार्ड जारी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है जी, पेंशन का, लोगों का, बुजुर्ग जो सिटीजन है उनको बड़ा भागना। इसको कंप्यूटराइज्ड करने की भी कोई प्लानिंग चल रही है? घर बैठे इसको हमने अभी हम एक सैप सिस्टम हमने इंस्टॉल किया AG डिपार्टमेंट में और हम अब पेंशनर्स को बाकायदा एक कार्ड देंगे, उसके ऊपर उनकी सारी डिटेल्स होगी और उनको हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बात करें कि बसों के किराए में उनको यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से हम बात करना चाह रहे हैं कि उसमें उनको कोई थोड़ा सा ऐसा फैसिलिटेशन हो जाए और कम से कम उनके पास एक पीस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो। दूसरा, अब एक रिसेंटली मैंने अभी कैबिनेट में भेजा है, हम एक नया पेंशन लॉ एक्ट लेके आ रहे हैं, उसको कैबिनेट के अंदर हमने डेलीब्रेशन के लिए भेजा है। उसमें हमने पेंशन लेवल जो थे वो 13 से कम करके 6 पे लेके गए हैं और वो नए मुलाजिम पे इसका एप्लीकेबिलिटी होगी। जो साबका मुलाजमीन हैं उनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। और इसमें हमने ये किया कि हम 15% उसकी पेंशन डिडक्शन काटेंगे और 15% गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट देगी। और अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल ना किया
तो 2031 तक जो पेंशन की मद में हमें पैसे देने पड़ेंगे वो 78 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी, और वो उससे आपका जो प्रोडक्टिव सेक्टर है और डेवलपमेंट सेक्टर है ये दोनों मुतासर होंगे। तो इसको बाज़ाब्ता आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस वक्त भी आप लगभग 25 अरब के करीब पेंशन दे रहे हैं और आपके पेंशनर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और उसको कंट्रोल करना, उसको कैप करना, इसके लिए एक नई पॉलिसी लाना, ये हमने आते साथ इसके ऊपर वर्किंग की है। और इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट्स को हिदायत की है कि आप अपने बेस लाइन स्टडीज़ करें, अपनी तो प्लानिंग लेके आएँ हमारे सामने। ये नहीं होगा जैसे माजी में आप को पैसे मिलते रहे, इस दफ़ा आप अपनी को प्रॉपर प्लानिंग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर देखिए। हमारे बड़े पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, टूरिज़म बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, हाइडल में हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है। आपका इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सीनिक प्लेसेस हैं, वर्जिन प्लेसेस हैं, वहाँ पर लोगों की एक्सेस अभी तक नहीं हुई। तो इन सारों तक हमने एक ऐसी पॉलिसी लानी है। फिर हमने अपने इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर उनको टैक्स बेनिफिट्स दे सकें, ये सारी हम अभी लेके आ रहे हैं। और इसको हम अभी कल या परसों कैबिनेट का जो भी सेशन होने जा रहा है उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ इमरान खान हम आज़ाद कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल है, आपका पॉलिटिकल चूँकि विजन भी है, नौजवान भी हैं, काम करने की सलाहियत भी रखते हैं और काम किया भी आपने, सियासी ख़ानदान है आपका, वालदा मोहतरमा भी हुकूमत में रह चुकी हैं, आप खुद भी मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। आपके ख़ानदान के और कितने लोग सियासत के अंदर रहे? खान अब्दुल कयूम खान मेरे दादा के सगे भाई थे, आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे, मुस्लिम लीग के सदर रहे, और उसके बाद वज़ीर दाखिला रहे भुट्टो की गवर्नमेंट में। इसके बाद मेरे जो दादा थे खान अब्दुल हमीद खान, आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे और चीफ जस्टिस भी रहे, बहुत से ब्यूरोक्रेटिक अहदों पे, कलीदी अहदों पे फाइज रहे। मेरी वालदा और मेरे वालिद 1985 से ऑनवर्ड्स आज़ाद कश्मीर असम्बली में मेंबर चले आ रहे हैं। मेरी वालदा के पास एक एजाज़ था, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, कि वो आज़ाद कश्मीर की पहली खातून वज़ीर थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपके सामने हूँ कि मेरा ये चौथा कंसेक्यूटिव इलेक्शन है और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, आवाम ने मुझ पर एतमाद किया, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ इस उम्मीद के ऊपर कि जो मेरे से तवक्कुआत हैं लोगों की, मैं उस पर पूरा उतर सकूँ। बाकी सियासत आप मेरे से बेहतर आज़ाद कश्मीर से वाकिफ़ हैं। पूरी कोशिश के साथ, तनदेही के साथ, ईमानदारी के साथ, यही एक वो विरसा है जिसके ऊपर लोग आप पे एतमाद करते हैं, और अल्लाह की ज़ात से पूरा कामिल अकमल यकीन है कि अल्लाह आगे भी कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद खान साहब, आज खासा वक्त गुजरा आपके साथ, मुख्तलिफ नशिस्तें हुई, नशिस्त तो नहीं कहा जा सकता, मुख्तलिफ नशिस्तें हुई जी। आज इस नए सेगमेंट में आपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना और इनलैंड रेवेन्यू अब्दुल माजिद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है, एक तो प्रोफाइल इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और साथ ही साथ क्या क्या विज़न रखते हैं आज़ाद कश्मीर के जो वुज़रा हैं या जो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत है। इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।